नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इलाहाबाद उपचुनाव में आपको बता दें, मतदान का समय अब खत्म हो चुका है, यानी कि वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। ईवीएम में कैद 19 दरअसल उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। शाम 5 बजे तक 73.31% की वोटिंग इसमें रही है। तो इलाहाबाद उपचुनाव के 2 नवंबर को नतीजे आने हैं और आज ईवीएम में 19 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला तय हो चुका है, यानी कि कैद हो चुका। शांतिपूर्ण तरीके से अब तक मतदान संपन्न हो गया है। तो इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वोटिंग खत्म हो चुकी है। 6 बजे तक वोटिंग का समय यहां पर था। करीब 73% मतदान यहां पर हुआ है। तो शाम 5 बजे तक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 73.कुछ% यहाँ पर मतदान हो चुका है, आपको बता दें। और 6 बजे तक की वोटिंग हुई है और 6 बजे तक में यानी कि तमाम जो वहां पर मतदाता है उन्होंने 19 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद कर दिया है। 2 नवंबर को यहाँ पर नतीजे आने हैं, तो देखना होगा कि किसने मुकाबला ये जीता है। वहीं शांतिपूर्ण तरीके से आज संपन्न हुआ है इलाहाबाद विधानसभा सीट का उपचुनाव। और एक तरफ बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और इनेलो के उम्मीदवार भी आमने सामने रहे हैं। अब देखना ये होगा कि तीनों प्रत्याशियों में से कौन प्रत्याशी बाजी यहां पर मारते हैं। हालांकि कुल 19 प्रत्याशियों ने इस सीट से चुनाव लड़ा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद में मतदान का समय खत्म हो चुका है, वोटिंग खत्म हो चुकी है। ईवीएम में 19 उम्मीदवारों का जो किस्मत का फैसला है वो कैद हो चुका है। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हैं रवि जांगड़ा हैं और अमर यहां पर जुड़ गए हैं। रवि, आप पहले आप पे रुक करते हैं। वोटिंग वहां पर खत्म हो चुकी है, क्या कुछ लग रहा है, कितने फीसदी वहां पर मतदान हो पाया और क्या कुछ माहौल है? देखिए, 5 बजे तक का जिस तरह की जो जानकारी मुहैया हो पाई थी उसके मुताबिक 73.3% मतदान हुआ था। हालांकि आखिरी घंटे में जो है लोगों की भीड़ कई जो मतदान केंद्र थे वहां पर उमड़ती देखी गई थी। ठीक इसी तरह का नजारा इस गांव में, मल्लेका गांव में, हालांकि किसान आंदोलन का ये गढ़ रहा था ये गांव, और यहाँ पर जो है पूरा जोश देखा गया था। अल सुबह की चाहे बात करें, हालांकि दोपहर में जोश जो है थोड़ा धीमा पड़ा था, लेकिन अब की अगर मैं बात करूं, इस वक्त की स्थिति ये थी कि आखिर के 1 घंटे में लोगों की कतारें 10, 12, 20, 25 इतनी तादाद में लोग जो है एकत्रित होकर यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे थे। बहरहाल जो मतदान की प्रक्रिया है वो संपूर्ण हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है। और अब जो मशीनें हैं, ईवीएम मशीनों की अगर मैं बात करूं, उनको सील किए जाने की कवायद शुरू की जा चुकी है। वो तमाम जो औपचारिकताएं निभानी होती हैं उन औपचारिकताओं को निभाया जा रहा है। बहरहाल मेरे सहयोगी जो है अमर सिंह जानी मेरे साथ है, उनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर जिस तरह से आज का जो उपचुनाव था, और एक तरह से ये कहा जाएगा कि कहीं न कहीं साख का सवाल भी था विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए, विभिन्न सियासी दलों के लिए। अमर जी, पहला सवाल तो यही है कि आज जिस तरह से हमने देखा था पूरे इलाके में, पूरे हल्के में 71 गांव और 1,86,000 से ज्यादा मतदाता, और मतदान की जो प्रतिशतता थी, कहीं न कहीं ये कयास लगाए गए थे कि 80% से पार जाएगा। लेकिन आखिर के 1 घंटे में जो हमने देखा था, उस वक्त जरूर इस तरह के हालात थे कि मतदान 80% के पार जा सकता है। किस तरह से अंदाजा लगाया जाए, क्या माना जाए कि कितने फीसदी मतदान हुआ होगा? देखिए, सबसे पहले रवि मैं बताना चाहूँगा, जो आपने अभी भी जिक्र किया कि सुबह जल्दी लाइनें लगी थी, उसका एक कारण था कि जो खेत में काम कर नरमा चुगाई करने वाले जाने वाले थे, उन लोगों ने सोचा कि बहुत से ऐसे मतदाता था कि पहले वोट डालें फिर चुगाई कर जाएंगे। और दूसरी बात अभी आपने मलेका में हमने देखा है कि शाम के टाइम में 5 बजे के बाद भाग के लोग आ रहे, लगातार लोग आ रहे। उसका एक कारण यह था कि कुछ लोग चुगाई करने के बाद यानी खेतों से फारिग होने के बाद उन्होंने सोचा था कि पहले खेत में चले जाते, उसके फारिग होने के बाद वोट डालते हैं। तो यही एक कारण रहा था कि सुबह लाइन लगी थी और शाम को 5 बजे के बाद, जब 6 बजे से पहले पहले, हालांकि जो 6 बजे के बाद जो गेट बंद कर दिया गया था, उसके बाद जो भी मतदाता अंदर प्रवेश कर चुका है इस बाउंड्री के अंदर, उनका मतदान डाला जाएगा। लेकिन वो ज्यादा संख्या नहीं थी, फिर भी 5 और 6 बजे के बीच में काफी था। लेकिन जहाँ तक मतदाता की बात करें, आपने देखा होगा कि कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ करीबन 90% पोलिंग हुई है। जाहिर तौर पर हमने जो है मैना खेड़ा गांव, वहां पर हमने देखा था मॉडल बूथ जहां पर बनाया गया था, वहां पर तादाद ये थी कि 3 बजे तक जो है 80% से ज्यादा, 4 बजे तक जो है 90% से ज्यादा मतदान जो है हो चुका था। तो माना जा सकता है लोगों में जोश तो था। देखिए, ये जो बूथ थे, 1-2 बूथ थे, लेकिन ज्यादातर करीबन हम देखा कि करीबन 1 दर्जन बूथ ऐसे थे जहां 80% मतदान 4 बजे तक हो चुका था। यानी अगर एक पूरा सिनेरियो में देखें तो ग्रामीण अंचल के अंदर कुल मिला के यहाँ वोटिंग ज्यादा हुई है शहर की अपेक्षा। और यही कारण हमेशा ये देखा जाता है कि गांव के अंदर जो लोग हैं ज्यादा वोट डालने बाहर जाते हैं, बाहर निकल के आते हैं, और शहर के लोग कम निकल के आते हैं। लेकिन कुल मिला के सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से एक आशंका जताई जा रही थी कि तीनों के कांटे की टक्कर है,
और जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात की गई थी, एक आशंका थी कहीं न कहीं कुछ मतदान में गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन गनीमत ये रही है कि आज जो है जो मतदान की प्रक्रिया थी अमर जी, वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। कोई इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई थी और इसके लिए जो है कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी, निर्वाचन विभाग की मुस्तैदी, उसको बताया जाएगा। 4000 से ज्यादा जब मिलिट्री के जवान जो है यहाँ पर तैनात किए गए थे, पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात की गई थी, पूरा अमला जो तैनात किया गया था, शायद उसको श्रेय दिया जाए। रवि, यही मैं बात कर रहा था कि क्योंकि जिस तरह से जो तैनाती की गई थी, 34 कंपनियां तैनात की गई थी, ये देखते हुए कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन बिल्कुल बड़ी गनीमत की बात है कि शांतिपूर्ण मतदान हुआ, कहीं कोई घटना नहीं हुई। हालांकि एक दो जगह ऐसा मिट्टी सुरोरा में जरूर कोई व्यक्ति पकड़ा गया था 34,000 रुपए के साथ कि पैसे बांटने का आरोप लगा था, लेकिन वो अभी छानबीन की बात है, छानबीन पुलिस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कहीं भी लड़ाई दंगा किसी भी बूथ पे नहीं हुआ, कहीं टकराव नहीं हुआ और शांतिपूर्ण मतदान हुआ। ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है और यही प्रशासन की जो दावा था, प्रशासन ने दावा भी किया था, उनका मकसद भी ये था कि जिस तरह से निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, किसी दबाव न दिया जाए और जिस तरह से जो पहले टकराव की स्थिति बन रही थी कि ऐसा लग रहा था कहीं न कहीं टकराव हो सकता है, वो नहीं हुआ और सबसे बड़ी बात कि बिल्कुल शांतिपूर्ण से मतदान हुआ है। जाहिर तौर पर क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है तो अब निश्चित तौर पर जो है एक तरह से प्रशासन ने, पुलिस ने राहत की सांस ली है, निर्वाचन महकमे ने भी राहत की कहीं न कहीं सांस ली है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि किसान आंदोलन के चलते जिस तरह से अभय सिंह चौटाला के द्वारा त्यागपत्र दिया गया था, कयास ये लगाए गए थे कि ये जो मुद्दा है पूरी तरह से हावी दिखाई देगा चुनाव में। क्या लगता है आपको भी, क्योंकि आपने पहले भी कवर किया था पूरे इलाके को, पूरे विधानसभा क्षेत्र को, 71 के 71 गांव जो हमने देखे थे, वहां पर जनसभाएं भी, सत्ता पक्ष की चाहे बात करें, विपक्ष की बात करें, इनेलो की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तमाम सियासी दलों के जो दिग्गज थे वो चुनाव प्रचार के लिए आए थे। लगता नहीं है कि वो मुद्दा भी कहीं न कहीं, उसके इतर भी विकास का मुद्दा भी काफी जोर शोर से उठाया गया था? देखिए रवि, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इसके अंदर जो कृषि कानून का मुद्दा था, कृषि का मुद्दा हावी रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं न कहीं विकास का मुद्दा भी रहा है। हमने बहुत से लोगों से, मतदाताओं से बात की थी, आपने बात की थी, उनका ये कहना है कि हमारा विकास का मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आपने जो जिक्र किया है कि हम इसको अगर पूरा एलनाबाद एरिया को मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा। पहला हिस्सा 45 का हिस्सा है जो बड़ा निर्णायक भूमिका निभाता है, नाथूश्री चोपता का जो इलाका है, दूसरा शहर का हिस्सा है और तीसरा इस बार एक नया, मैं इसको डिवाइड करूंगा, सिख जो बाहुल क्षेत्र है। यानी जो नाथुरी चौपटा में जिस प्रकार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमेशा इनेलो को कह सकते हैं अभय सिंह को काफी बढ़त मिलती थी, इस बार ऐसा लग रहा था कि जो वोट वहाँ डिवाइडेड हुए हैं और खास करके शहर के अंदर हमेशा से ही जो सरकार यानी बीजेपी पिछली बार भी जीती, तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कि 5 से 6 हजार वहाँ अप रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सिख बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ भाजपा लड़ाई में नहीं है, वहाँ लड़ाई केवल इनेलो और कांग्रेस के बीच में थी और यही कारण है कि वहाँ जो इनेलो को काफी वहाँ से राहत मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज मतदान हुआ है, हालांकि काउंटिंग 2 तारीख को होगी, किसको कितना फायदा मिला वो अलग बात है। लेकिन अगर हम इसको विश्लेषण करते हैं तो इसको 3 तरह से, इसी तरह से विश्लेषण किया जा सकता है कि जिस तरह से 45 का जो वोट थी वहाँ काफी बढ़त मिलती थी, इस बार वहाँ बहुत ज्यादा बढ़त दिखाई नहीं दे रही, हालांकि बढ़त जरूर मिल रही है। और इसी तरह से जो फायदा अभय सिंह को मिल रहा है वो केवल वही मिल रहा है जो सिख बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ, क्योंकि भाजपा टक्कर में नहीं है। और कुल ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल सिनेरियो में कांग्रेस का कहीं न कहीं जो मुकाबले से बाहर होना, तो मुकाबला दोनों बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा और अभय सिंह के बीच में है। जाहिर तौर पर, और जो मुकाबला चूंकि जो बताया गया है कि 2 सियासी दलों के बीच, सत्ता पक्ष के बीच और इनेलो जिसका गढ़ ये इलाका माना जाता है, एक गढ़ की बात भी आई थी अमर जी यहाँ पर जो है कि इनेलो का गढ़ ये माना जाता है, लेकिन 75% इनेलो जो है वो जेजेपी में मर्ज हुई थी। देखिए ये अपने अपने दावे होते हैं। हालांकि अभय सिंह का बार बार ये कहना था कि इनेलो गढ़ माना जाता है। अगर आंकड़े की बात करें, आंकड़ों में डालें तो 11 बार इनेलो की तरफ से चुनाव जीता है, यानी चौधरी देवीलाल के परिवार जीता है। और जब इसका हमने दुष्यंत चौटाला से बात की तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल देवीलाल परिवार का गढ़ है, लेकिन देवीलाल परिवार के 75% लोग उनके साथ है, यानी कहीं न कहीं गढ़ जरूर है, लेकिन गढ़ में 75% हिस्सा वहाँ से कहीं न कहीं इनेलो से बाहर हो चुका है। तो इस तरह की बातें चल रही है, लेकिन ये चुनाव के दौरान इस तरह की बातें होती है। लेकिन मतदाता क्या सोचता है, मतदाता किसको वोट देता है, सबसे बड़ी बात विकास को भी देखा गया है, इसमें कृषि कानून का भी असर देखा गया है। और खास करके मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जिस तरह से किसान नेता जो आए थे उनका मुझे कोई ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उनके अलग अलग सुर थे। सबसे बड़ी राकेश टिकैत की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर अभय सिंह को वोट देने की अपील की थी। इसी तरह दूसरे नेता ने कांग्रेस की अपील की थी और इसी तरह से जो संयुक्त मोर्चा किसान हरियाणा है उसकी तरह से किसान नेता खुद चुनाव लड़ रहा है, तो यानी उनकी अपील का ज्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ के लोकल जो किसान है, लोकल जो मतदाता है वो ग्रामीण क्षेत्र के, तो किसानी मुद्दा उसका हावी रहा है।
कितना अभय सिंह को इसका फायदा मिलता है, बीजेपी को कितना फायदा मिलता है, क्योंकि बीजेपी बार बार ये कहती है कि 7 सालों में किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं लेकर आए, ये अभी 2 तारीख को पता चलेगा। अमर जी, एक नया आंकड़ा सामने आया था कि 3% नए मतदाता यानी यूथ इस बार जुड़े थे। 5,686 नए मतदाता जो है इस बार सूची में शुमार हुए थे। तो कहीं न कहीं यूथ की भूमिका इस चुनाव में और मानी जाएगी, हार जीत को लेकर भी, या जो मार्जिन बढ़ता है या घटता है उसको लेकर भी कहीं न कहीं यूथ की भूमिका भी, उसको नकारा नहीं जा सकता। इस बार के चुनाव में एक रोचक बात और भी चुनाव में सामने आई थी कि 19 जो प्रत्याशी थे उनमें से 9 प्रत्याशी ऐसे थे जिनका खुद का इस हल्के में वोट नहीं था, यानी वो खुद अपना वोट नहीं कास्ट कर सके थे। तो क्या आकलन किया जाए, क्या माना जाए? रवि, आपने 19 की बात की, 9 की बात की, 9 यहाँ के नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है मुकाबला तीनों के बीच में था, कांग्रेस का और जो जेजेपी बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा और अभय सिंह के बीच में। इन तीनों में से केवल कांग्रेस का उम्मीदवार जो पवन बेनीवाल है, उनका दड़बा गांव में खुद का वोट था, बाकी अभय सिंह का वोट वहाँ नहीं था। अभय सिंह चौटाला गांव में वोट डालते, इसी तरह से जो गोविंद कांडा वो सिरसा वोट डालते। तो बाकी जो कैंडिडेट है उनका कोई ज्यादा जनाधार नहीं है, लेकिन तीनों के बीच में मुकाबला, तीनों में से दो जो वोट यहाँ नहीं थे, यानी अपने वोट का अपने लिए प्रयोग वो नहीं कर पाए। लेकिन जहाँ अपने युवाओं की बात की, तो युवाओं को निश्चित रूप से इस बार भागीदारी बढ़ी है और युवा इसके अंदर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लेकिन एक बात और देश सामने आई कि किसान आंदोलन में भी काफी युवा है और बाकी कुछ युवाओं से हमने बात की, उनका साफ कहना था कि केवल कृषि कानून नहीं, उनका विकास में मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और हमें ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो हमें रोजगार दे सके। तो कहीं न कहीं युवा भी निर्णायक भूमिका निभाएंगे इसके अंदर, जो कृषि कानून के साथ साथ ये भी एक मुद्दा रहा। हालांकि मतपेटियों में यानी ईवीएम मशीन में जो है तमाम जो कैंडिडेट थे 19 के 19 कैंडिडेट, उनका भविष्य जो है कैद हो चुका है। लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए, जिस तरह से चुनावी हलचलें थी, चुनाव में जिस तरह से प्रचार किया गया था, विकास वर्सेज कहीं न कहीं किसान आंदोलन, ये 2 चीजें लेकर कही गई थी कि सरकार बनी हुई है। सत्ता पक्ष के लोग तो लगातार ये कहते थे कि सरकार बन चुकी है, 2 साल हो चुके हैं सरकार को, अब तो महज और महज जो है टिकट पर मोहर लगानी है। इस तरह के जो दावे किए गए थे, इस तरह की बातें थी। उससे इतर अगर विपक्ष की बात करें कि किसान आंदोलन, किसानों के लिए त्याग पत्र दिया गया था, वो कितना मैटर करता है? रवि, देखो, सबसे बात जो आपने महत्वपूर्ण बात की, जो किस तरह त्याग पत्र दिया गया, हालांकि जो चाहे बीजेपी हो, जेजेपी हो या कांग्रेस है, उन्होंने एक लगातार सवाल पूरे जो प्रचार के दौरान उठाया था कि अभय सिंह चौटाला ने यह कहा था कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते, मैं दहलीज पर, विधानसभा की दहलीज पर पाँव नहीं रखूंगा। और उससे कहीं न कहीं हल भी नहीं हुआ है उस मामले का, जिससे की बात है। लेकिन अभय सिंह की तरफ से बयान दिया गया कि मैंने ऐसा बयान नहीं दिया था। उन्होंने ये कहा था कि मैंने ये बयान दिया था कि कृषि कानून के खिलाफ मैं लड़ी है, उसके खिलाफ मैंने इस्तीफा दिया और आगे उसकी लड़ाई जारी होगा, ये तो उनका था। दूसरा, हम सरकार की बात करें, बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा की बात करें, तो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे डिप्टी सीएम हो, तमाम मंत्री जो आए थे, उनका ये कहना था कि 7 साल में उन्होंने कृषि कानून के साथ साथ जो किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं लेके हैं, किसानों के लिए बहुत कुछ किया है और भविष्य में करेंगे। तो उनका भी ये कहना है, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो किसानों का मुद्दा है, कहीं न कहीं सरकार भी बनाना चाहती थी, उधर से अभय सिंह भी इसको बनाना चाहते थे। हालांकि कांग्रेस कहीं न कहीं इसमें पीछे रही है, क्योंकि कांग्रेस ने केवल ये कहा कि उनके कार्यकाल 10 साल के दौरान काम हुए, उसके बाद काम नहीं हुए, तो ये फैक्टर कहीं न कहीं काम आया। जी, यानी 2 राजनीतिक दलों में कहीं की बात सामने आई थी। लेकिन अमर जी, एक बात और भी सामने आई थी, खुद मुख्यमंत्री अपनी जनसभाओं में कहते थे कि अगर यहाँ से जो विधायक थे वो प्रखरता से आवाज बुलंद करते उठाते तो 700 करोड़ की बजाय 7 सालों में जो है 1400 करोड़ यानी दोगुनी राशि वो भी खर्च की जा सकती थी। कभी आवाज नहीं उठाई गई, या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से कोई विधायक होता या बनता है तो निश्चित तौर पर और भी जो है वो राशि यहाँ पर खर्च की जाएगी। कुछ इस तरह की बातें भी सामने आई थी। कितना असर देखने को मिला है, क्या देखने को मिलेगा चुनाव परिणाम में? रवि, ये सब प्रचार जो है ना, जब चुनाव का प्रचार किया जाता है, सब अपने अपने तरीके से प्रचार करते हैं, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए ये चुनाव प्रचार का जो माध्यम होता है। उनका सरकार का ये कहना था कि अगर हमारी सरकार दोबारा जो भागीदार सरकार बनी हुई है, उन्होंने 2 उदाहरण दिया था कि एक तो आपको सरकार चुनने के लिए वोट देना है, लेकिन इस बार सरकार में भागीदारी के लिए वोट देना है। ऐसे में अगर भागीदारी के वोट देते हो तो आपकी सरकार बनाई है और आगे विकास का काम जारी रहेगा। जहाँ तक अभय सिंह की बात है, तो अभय सिंह उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी विकास का काम नहीं किया। जहाँ तक अभय सिंह से बात चलिए, फिलहाल रवि और अमर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस उपचुनाव पर पूरा ओवरव्यू, एक असेसमेंट यहाँ पर देने के लिए कि इस तरह से पूरा चुनाव संपन्न हुआ और क्या कुछ चीजें इसमें रही हैं। और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चुका है।